साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या मेरी आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही है? जो साथी न जुड़े हों जल्दी से जुड़ जाएं, जल्दी से लाइव हो जाएं, जल्दी से और लोगों को लिंक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज हम लोग बहुत बड़ी खुशखबरी का जो है अनाउंस देखने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है दरोगा पद पर आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा का। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, इन सबको मिला करके कुल 9,534 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए फॉर्म 1 तारीख से आएगा, 1 अप्रैल से आएगा। अभी फरवरी का महीना चल रहा है और 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक जो फॉर्म आएगा उसमें मतलब 30 दिन जो है आपको फॉर्म भरने की जो है समय सीमा मिली हुई है। कहने का मतलब ये हुआ जी आशुतोष तिवारी जी, हाँ ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर समय देखा जाए तो समय जो है आपके पास कितना है। इस समय चल रहा है फरवरी का महीना, फरवरी लगभग खत्म हो गई है। मार्च महीने में कुछ होना नहीं है। अप्रैल महीने में क्या होगा, फॉर्म भरा जाएगा। तो पूरा का पूरा 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक समय मिला हुआ फॉर्म भरने के लिए, यानी कि मार्च महीना, अप्रैल महीना, 2 महीना तो आपके पास जो है एकदम निश्चित हो गया कि आपके पास कम से कम है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बोर्ड ने ये नहीं बताया है कि परीक्षा कब आयोजित की जाएगी, बल्कि बोर्ड ने केवल इतनी सूचना दी है कि 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा। एग्जाम तिथि अभी घोषित नहीं की गई है, वो आने वाले समय में घोषित की जाएगी। लेकिन हमें आपको मानना होगा कि कम से कम इस परीक्षा को आयोजित होने में 3 महीने का समय कम से कम लगेगा। यानी दरोगा बनने के लिए हमारे पास अंतिम विकल्प के रूप में आज जिस उम्र सीमा पे आप खड़े हैं, आपके पास अंतिम अवसर है। क्योंकि दरोगा भर्ती आप मान के चलिए कि 3-4 साल 5 साल में ही एक बार आती है, इसके बाद आपको उम्र की छूट भी नहीं मिल पाएगी। तो यह आपके पास, यह जो 3 महीना आपके पास बचा हुआ है, अंतिम विकल्प बचा हुआ है। आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक कदम उठाने की जरूरत होगी। कहाँ से पढ़ाई करना है, कैसे पढ़ाई करना है, समय वेस्ट नहीं करना है, फालतू कोचिंगों के चक्कर में नहीं पड़ना। जो कोचिंगें ढिढोरा पीटती हैं लेकिन जिनके पास क्वालिटी नहीं है, आप स्वयं समझदार हैं, इस उम्र पर पहुंच चुके हैं, तो आपको अच्छी कोचिंग का चुनाव करना होगा। मैं आपको बताऊंगा कोचिंग जंक्शन कैसे इस समय उत्तर प्रदेश दरोगा पद की तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ टीम है, उसको भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आइए मैं देख लेता हूं कि नोटिफिकेशन जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा क्या जारी किया गया। तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में जो है बताया गया है, आप देखेंगे पढ़ेंगे तो दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात शुरू से ही देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस यानी दरोगा, ठीक है ना, दरोगा नागरिक पुलिस का मतलब सिविल पुलिस जो थाने चौकी में रहते हैं। प्लाटून कमांडर पीएसी में होते हैं। प्लाटून कमांडर उनके पास भी 2 स्टार होते हैं, उनका वेतन पावर सब जो है सब इंस्पेक्टर के अनुरूप ही होता है, लेकिन वो पीएसी में होते हैं। और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, ठीक है, वेतन मान दिया गया है 9,300 से 34,800, ये पे बैंड है और ग्रेड पे 4200 है। इसके सापेक्ष जो है 9,227 जो पद है वो है सब इंस्पेक्टर का, सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस, ठीक है ना, सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस में 484 पद निकला है प्लाटून कमांडर पीएसी में, और फायर में 23 पद निकला है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी का। यानी कुल मिलाकर के 9,534 पदों की रिक्तियां जो है जारी की जा चुकी हैं, ठीक है। इनका विस्तृत जो है कट ऑफ दिया गया है कि इसमें आरक्षणवार कौन कौन से पद, कौन कितने लोग सम्मिलित होंगे। आप देख रहे होंगे कि दरोगा भर्ती के लिए आप देख रहे होंगे सिविल पुलिस दरोगा भर्ती के लिए अनारक्षित पद जो है वो है 3613 पद ऐसे हैं जो अनरिजर्व रहेंगे। इस पर वही व्यक्ति आएंगे जिनके पास रिजर्वेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन की श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन अंक सबसे ज्यादा हासिल करते हैं। ऐसे 3613 लोगों को अनरिजर्व पोजीशन में जगह दी जाएगी। उसके बाद ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस आप जानते हैं कि जो आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक आधार पर जो व्यक्ति गरीब है, जिसकी पिछले वित्तीय वर्ष में 8 लाख रुपए से कम सालाना आमदनी है,
वह व्यक्ति पात्र है ईडब्ल्यूएस योजना का। वह व्यक्ति क्या है? आर्थिक आधार पर गरीब है। उसको इस भर्ती परीक्षा में 900 पद क्या मिलेगा? आरक्षित मिलेगा। यानी 902 ऐसे व्यक्ति होंगे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आएंगे। उसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी इन सब का कोटा है। कुल मिलाकर के 9027 पद जो है वो सिविल पुलिस के हैं। बहुत ज़्यादा पद है। ये कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस में पहली बार जो है इतनी बड़े स्तर पर जो है भर्ती आयोजित की जा रही है। आपके लिए इससे ज़्यादा, इससे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में नहीं मिलेगा। वो पछताते रह जाएंगे जो है, और फिर यह अवसर हाथ आने वाला नहीं है। इसमें दिया गया है कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण क्या है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो प्रकार का आरक्षण होता है, आप जानते हैं। तो हॉरिजॉन्टल आरक्षणों की भी सीमा दी गई है कि अगर जो फ्रीडम फाइटर है उसको 2% का अतिरिक्त मिल जाएगा, उसी वर्ग में जो है घुसा दिए जाएंगे। जैसे जो अनुसूचित जनजाति का होगा और फ्रीडम फाइटर होगा तो उसी में उसको इंक्लूड कर लिया जाता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का। ठीक है। महिलाओं के लिए 20% अलग से आरक्षण है। जिस वर्ग की जो महिला होगी उसी वर्ग में उसको सम्मिलित कर लिया जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय का कुछ निर्णय है कि क्षैतिज आरक्षण व्यवस्था कैसे लागू की जाए। ये प्लाटून कमांडर के पद हैं, जिसमें 194 पद क्या है? अनरिजर्व्ड है। बाकी सारे पद 48 पद जो है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए है, ऐसे कैंडिडेट जो आर्थिक आधार पर कमजोर हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस पद में भी बड़ा कंपटीशन रहेगा। आपको मेहनत करने की जरूरत है। आर्थिक आधार पर गरीबी बहुत है उत्तर प्रदेश में। खासकर जितने तैयारी करने वाले हैं उसमें से 60% से ज़्यादा लोग जो है मेरे ख्याल से आर्थिक आधार पर कमजोर हैं। सालाना 8 लाख की आमदनी के अंदर 60% से ज़्यादा व्यक्ति शामिल आएंगे। ठीक है ना। अगर आपने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बना रखा है तो सरकार ने ये समय सीमा दी हुई है कि आप 30 अप्रैल के पहले तक ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ठीक है ना। 30 अप्रैल के पहले तक क्या बनवा लीजिए? ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पिछले वित्तीय वर्ष का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे इस समय वित्तीय वर्ष कौन सा चल रहा है? बताइए, कौन सा चल रहा है वित्तीय वर्ष? इस समय वित्तीय वर्ष चल रहा है आपका फरवरी महीना है ना। तो इस समय वित्तीय वर्ष चल रहा है 2019-20। ठीक है ना। कौन सा वित्तीय वर्ष चल रहा है? 2019-20 नहीं, इसको थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए। आपका जो महीना है 2021 चल रहा है, तो आपका जो वित्तीय वर्ष है वो 2020 और 21 चल रहा है इस समय। ठीक है ना। 2020-21 वित्तीय वर्ष चल रहा है। आपको जो सर्टिफिकेट देना होगा वो पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2019-20 का देना होगा। इसको ध्यान दे लीजिएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। इतना जब आप जाएंगे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाने तो आपको ये वकील जो है आपको समझा देंगे कि कौन से वित्तीय वर्ष का आप देने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। उसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है। इसी प्रकार से अग्निशमन अधिकारी का द्वितीय पद है। इसमें भी इस तरीके से दिया गया है किसको कैसा जो है वो मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। और एलिजिबिलिटी दी गई है कि सबसे पहले वो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। तिब्बती शरणार्थी वगैरह के बारे में सूचना है। और शैक्षिक अर्हता है। शैक्षिक अर्हता के बारे में ध्यान से नोट करेंगे। ऐसे व्यक्ति जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वही अप्लाई कर सकेंगे। यानी जिनके हाथ में ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वही अप्लाई कर पाएंगे, या जिनके हाथ में 30 अप्रैल तक ग्रेजुएशन की डिग्री आ जाने की संभावना है वही व्यक्ति अप्लाई कर सकेंगे। अपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जिनका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर है वो इस पद के लिए एलिजिबल नहीं है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। सीधा सीधा लिखा है स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता है। ठीक है ना। और यहाँ टिप्पणी भी लिखी हुई है कि अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। कहने का मतलब फॉर्म भरने की अंतिम तिथि यानी 30 अप्रैल तक अगर आपके हाथ में डिग्री है ग्रेजुएशन की तभी आप इस फॉर्म को भरने के योग्य एलिजिबल हैं, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और क्या है? और अगर आपने डोएक और नीलेट से जो है CCC वगैरह की डिग्री ली है तो इससे जो है आपको अधिमानी अर्हता मिल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके बराबर मान लीजिए आप 23 नंबर पाए, 123 नंबर पाए, 123 नंबर कोई और व्यक्ति पाया तो उसमें आपको जो है वरीयता मिल जाएगी। ठीक है ना। अगर आपके पास अधिमानी कोई अर्हता है। अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है आयु सीमा को लेकर के। ध्यान दीजिएगा, आयु सीमा की डेट, कट ऑफ डेट क्या दी गई है? अभ्यर्थी को 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी होगी और 1 जुलाई 2019 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए उसका। ठीक है ना। यानी उसका जन्म कब होना चाहिए? 1 जुलाई 1993 के बाद का होना चाहिए। ठीक है ना।
और 1 जुलाई 2000 के पहले का। ठीक, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। जिनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है 1 जुलाई 1993 के बाद की है, इसमें शर्त है, यह जो है केवल सामान्य कैटेगरी के व्यक्तियों के लिए अप्लीकेबल है। जिनके ऊपर कोई अन्य टर्म्स एंड कंडीशंस लागू नहीं होता, उनके लिए एटलीस्ट 1 जुलाई 1993 के बाद अगर उनका डेट ऑफ बर्थ पड़ रहा है तो वही इस एग्जाम को दे पाएंगे। अब यहाँ ध्यान यह रखना है कि इस आयु सीमा में छूट मिलेगी। मैं आपको आगे बताऊंगा कि किन किन व्यक्तियों को आयु सीमा में छूट मिलने वाली है। ठीक है, चरित्र तो आप जानते हैं, आपका चरित्र उत्तम होना चाहिए। वैवाहिक परिस्थिति ये है कि आपके केवल एक ही पति या पत्नी जीवित होने चाहिए। मतलब अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, मान लीजिए आप राम या आप कोई भी व्यक्ति हैं, आपकी 2 से ज़्यादा पत्नियां अगर जीवित हैं तो आप जो है इस पद को धारित करने के योग्य नहीं है। ठीक है ना, आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। भर्ती की प्रक्रिया दी गई है। भर्ती की प्रक्रिया में ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा कैसी होगी इस बात को नोट कर लीजिएगा। परीक्षा आपकी ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, ऑफलाइन न होकर के ऑनलाइन मोड में आयोजित कराई जाएगी। और सिलेबस हम लोगों ने पिछले वीडियोज में डिस्कस किया हुआ है। 4 खंड से पेपर आएंगे। 4 खंड में सामान्य हिंदी के 100 नंबर होंगे, मूल विधि, संविधान और जीएस के 100 नंबर होंगे, और जिसको आप संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता कहते हैं, मैथमेटिक्स का जो पार्ट होगा वो 100 नंबर का होगा, और रीजनिंग का जो पार्ट होगा वो प्रमुख करके 100 नंबर का होगा। इस प्रकार से कुल 400 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। और समय आपको जो दिया जाएगा वो समय दिया जाएगा 2 घंटे समय उपलब्ध रहेगा। ठीक है ना, इस बात को, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। अभी मैं और आगे बताऊंगा क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा है 120 मिनट यानी 2 घंटे की ही परीक्षा होने वाली है। और अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक ही तिथि को या एक से अधिक पालियों में या एक से अधिक तिथियों में आयोजित कराई जा सकेगी। जैसे कैंडिडेट मतलब जितने कैंडिडेटों की संख्या होगी उस हिसाब से जो है बोर्ड क्या करेगा, डिसीजन लेगा। और इसके बाद अगली अगर आपने रिटर्न परीक्षा क्वालिफाई कर लिया तो आपके जो है डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। और उसी दिन क्या होगा, शारीरिक मानक परीक्षा आयोजित कराएगी, जिसमें आपकी लंबाई, ऊंचाई आदि जो है नापी जाएगी। लंबाई क्या होनी चाहिए आपकी 168 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। 168 सेंटीमीटर से कम लंबाई होने पर जो है आपको इस परीक्षा के योग्य नहीं माना जाएगा। और ध्यान दीजिएगा 79 कम से कम आपका चेस्ट होना चाहिए। और फूलने के बाद कम से कम इसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूर होना चाहिए। अगर आपका सीना जो है 84 है और आप फुलाने पर जो है केवल 86 ही फुला पाते हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। यानी 79 के बाद जितना भी चेस्ट वाले हैं चल जाएंगे, बशर्ते उनके चेस्ट में क्या हो, 5 सेमी का फुलाव जरूर हो। इस बात को नोट कर लीजिएगा। आप भर्ती की परीक्षाओं को दे रहे होंगे तो आपके पास अनुभव होगा कैसे जो है सीनाओं को मतलब नाप कराई जाती है। महिलाओं के लिए जो है केवल लंबाई के जो है सीमा दिया गया है। उनकी लंबाई 152 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा है तो वो इस भर्ती परीक्षा के लिए क्या है, एलिजिबल हैं। और आगे बढ़ते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा में 4.8 किलोमीटर यानी 4800 मीटर की दौड़ आयोजित कराई जाएगी। उसका समय होगा 28 मिनट। अगर आपने 28 मिनट में 4800 मीटर की दौड़ पूरी कर ली तो आप जो है इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में पास माने जाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद फिर चयन और अंतिम श्रेष्ठता सूची जो है निकाली जाएगी। और ध्यान दीजिएगा कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त जो प्रासामान्यीकृत अंकों के आधार पर, ठीक है ना, एक नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अगर एक से अधिक दिन परीक्षा रही या पाली में रही तो उसका नॉर्मलाइजेशन कराया जाएगा। उस नॉर्मलाइजेशन के आधार पर जो है जो व्यक्ति इस लिखित परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त किया रहेगा उसी का जो है मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है ना, और आगे चलते हैं। और क्या दिया गया है, चिकित्सा परीक्षा दिया है। चिकित्सा परीक्षा का अपना टर्म है, ये आरक्षण की पद्धति दी गई है। एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो दिया गया है उसे आप नोट कर लीजिएगा, 5.3। यह जो है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मान लीजिए आप क्या है, किसी राज्य सरकार सेवा के अधीन कोई कर्मचारी हैं या राज्यकर्मी हैं, जिसको सीधे टर्मों में क्या कह दिया जाए कि आप राज्यकर्मी हैं और आपकी उम्र 28 वर्ष से ज़्यादा हो गई है।
तो यहाँ साफ साफ जो है लिखा गया है कि राज्य अधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या इतने के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। यानी अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य में सेवा कर रहे हैं, किसी भी पद पर, छोटे बड़े पद पर आप जो है ज्वाइन किए हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, तो आपको 28 प्लस नहीं बल्कि 5 साल की छूट और मिल जाएगी। यानी 33 वर्ष तक की आपकी आयु को क्या मान लिया जाएगा, एलिजिबल मान लिया जाएगा। 5 साल की छूट आपको दी जाएगी अगर आप क्या है, अगर आप राज्य सरकार के कर्मी हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा, चाहे आप सामान्य कैंडिडेट ही क्यों ना हो, लेकिन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उत्तर प्रदेश के तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। और SC ST कैटेगरी वालों की छूट की स्थिति जो है दी गई है। तो ये सब जो है दिया गया है। EWS का सर्टिफिकेट दिया गया है, कब से कब होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। इस टर्म को क्या लिखा गया, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने के लिए उनको EWS का स्वयं घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप 5 दिया गया है नीचे, उसका एक प्रोफार्मा भरना होगा और उसका परिसंपत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप 6 के अनुसार होना चाहिए और 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जो सर्टिफिकेट हो क्या हो, 1 अप्रैल 2020 के बाद का हो, लेकिन 30 अप्रैल 2021 के पहले तक की जो है जरूर हो जानी चाहिए। यानी अभी भी आपके पास समय है, अगर आपने EWS का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आप EWS का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, समय आपको दिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2021 तक ही निर्गत होना चाहिए। यानी आपको पहले क्या लेना है, EWS का प्रमाण पत्र लेना है, तब आपको जो है अप्लाई करना है कि हम EWS के तहत छूट लेना चाहते हैं, तब आपको फॉर्म भरना होगा। अगर आप EWS कैटेगरी में आना चाहते हैं तो आर्थिक आधार पर गरीबी आरक्षण का लाभ जो है लेना चाहते हैं तो, ठीक है ना। और ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं उन्हें अनारक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी माना जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर आप OBC हैं और आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको जनरल कैंडिडेट मान लिया जाएगा, ठीक है ना। महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है, भर्ती बोर्ड के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि अगर आप मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी का अभ्यर्थी मान लिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं और क्या लिखा गया है, इस पूरे भर्ती प्रक्रिया को समझ लेते हैं और क्या दिया गया है। डोए के वगैरह की छूट दी गई है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दी गई है कि आप जो है बोर्ड की वेबसाइट UPPPB पे जाइए, उस पर आवेदन करिए, उस पर आप आवेदन करा लेंगे। उसके बाद क्या दिया है, और रंगीन फोटो वगैरह, मतलब फॉर्म फिलअप करने की पूरी प्रक्रिया दी गई है, आप फॉर्म फिलअप करवा लेते हैं। प्रश्नों का पैटर्न आपको पहले ही डिस्कस किया गया है कि 4 कैटेगरी के प्रश्न आएंगे, 100 अंक के प्रश्न होंगे, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। हम लोगों ने पहले पिछले वीडियोज में हम लोगों ने किया हुआ है कि सामान्य हिंदी को कैसे टैकल किया जाना है, मूल विधि, सामान्य ज्ञान और संविधान को कैसे टैकल करना है, मैथमेटिक्स के प्रश्नों को कैसे टैकल करना है, और कुल मिलाकर के 120 मिनट में इस 400 अंकों को कैसे हल करना है, इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल में बात कर चुके हैं पिछले वीडियोज में। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा हो तो उन वीडियोज को जरूर देख लीजिए। ये सिलेबस वगैरह है, सिलेबस वगैरह का भी डिस्कशन किया जा चुका है। आपके लिए कोचिंग जंक्शन पर खुशखबरी क्या है, कोचिंग जंक्शन पर UPSI का KJF बैच जारी हो चुका है, लॉन्च हो चुका है। आपके लिए इस समय सर्वोत्तम व्यवस्था ये है कि अगर आप ऑफलाइन क्लास करने में सक्षम नहीं हैं तो आप तुरंत प्ले स्टोर पर जाइए, सीधा मोबाइल खोलिए, वहाँ प्ले स्टोर पर जाइए और उस प्ले स्टोर पर आप टाइप करिए कोचिंग जंक्शन। क्या टाइप करिए, कोचिंग जंक्शन, COACHING, कोचिंग जंक्शन। आप जैसे ही टाइप करेंगे तो वैसे ही पहला ही ऐप खुल जाएगा कोचिंग जंक्शन का। उस ऐप को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर दीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको नीचे बाई कोर्सेस में UPSI KJF बैच का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। उस पॉइंट पर क्लिक करके जो है आप इनरोल कर सकेंगे। इनरोल कर लीजिए, अभी तुरंत इनरोल कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद फीस जो है और बढ़ जाने वाली है। UPSI KJF बैच की फीस बढ़ने वाली है, तो अभी इनरोल कर लीजिए। ध्यान दीजिए कि आपको यहाँ इस KJF बैच में क्या क्या मिलने वाला है, KJF बैच में कैसे पढ़ाई की जाने वाली है। तो 4 प्रकार के टॉपिक्स हैं, आपको मालूम ही है। सबसे पहला जो है सामान्य हिंदी का विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और 100 अंकों का है, इसलिए इसमें आपको तनिक सा भी जो है यह नहीं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, करे हिंदी तो बहुत सरल विषय है, हिंदी हमको आता है। ध्यान दीजिएगा, आता जरूर है लेकिन आपको परिष्कृत करने की आवश्यकता है, आपको गलती नहीं करने की आवश्यकता है। हिंदी विषय में हमें गलती नहीं करने की आवश्यकता है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। और हिंदी विषय आपको पढ़ाएंगे शशांक सर। शशांक सर जो है इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदी विषय के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी है, खासकर यूपीएसआई केजीएफ बैच के लिए। उनके डेमो वीडियो यूट्यूब चैनल पर हमारे पड़े हुए हैं, आप देख लीजिए किस प्रकार से, कितने शानदार तरीके से, कितने सरल तरीके से वो जो है समझाते हैं सामान्य हिंदी को। दूसरे सब्जेक्ट में 2 खंड है, एक है संविधान, दूसरा है मूल विधि और तीसरा है सामान्य ज्ञान। इस 3 खंड के जो है 100 अंक होंगे और इन 100 अंकों को जो है कोचिंग जंक्शन के एक्सपर्ट जीएस टीम की पैनल जो है वो आपको पढ़ाएगी। जीएस टीम की जो एक्सपर्ट पैनल है वो आपको पढ़ाएंगे, जिसमें आपके साहिल सर हैं। साहिल सर जो हिस्ट्री विषय के टॉप मोस्ट फैकल्टी माने जाते हैं, साहिल सर पढ़ाएंगे आपको। प्रिंस सर हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट वगैरह उनका बहुत अच्छा है। उसके बाद मूल विधि वगैरह मैं स्वयं पढ़ाऊंगा, इसको आप ध्यान दे लीजिएगा। मेरे प्रैक्टिकल अनुभव जो है आपको इसमें काम देंगे, खासकर मूल विधि के जो आईपीसी से रिलेटेड सेक्शंस हैं उसको मैं सरल तरीके से एकदम क्लियर कट वे में, प्रैक्टिकल वे में मैं आपको बताऊंगा। तो जीएस की फैकल्टी कोचिंग जंक्शन पर सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी है, वो आपको इस विषय को टैकल करने में, इजीली टैकल करने में बहुत हेल्प करेगी। तीसरा जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, जिसको आप न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हैं, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी है गगन सर। गगन सर जो है एकदम क्लियरली पढ़ाते हैं, टेक्निक की वजह से कैसे आप जो है ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग का पार्ट है। रीजनिंग का पार्ट, जैसे ही रीजनिंग का नाम आता है वैसे ही आपके मस्तिष्क में जो है हंसते हुए प्रतीक सर का चेहरा याद आ जाता है। तो प्रतीक सर ही आपको इस बैच के लिए रीजनिंग कंटिन्यू करेंगे, इस बात को नोट कर लीजिएगा। यानी कहने का मतलब कोचिंग जंक्शन के पास जो है सर्वश्रेष्ठ टीचरों की पैनल है, वो जो है आपको यूपीएसआई का केजीएफ बैच पढ़ाएगी और आपको सफलता भी दिलाएगी। इस बात से आप विश्वस्त हो लीजिए, इस बात पर आप निश्चित हो लीजिए। ऑनलाइन पढ़ने का अगर आप में कोई दिक्कत होती है, आपको नहीं समझ में आता है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आने वाले 3 महीनों के लिए आप भूमिगत हो जाइए। 3 महीनों तक सांसारिक दुनिया से कोई मतलब न रखिए, तुरंत चले जाइए इलाहाबाद में आलोपी बाग के पास कोचिंग जंक्शन का ऑफलाइन सेंटर है। उस ऑफलाइन सेंटर में जो है आपके साथ ये सारी एक्सपर्ट फैकल्टीज जो है मेहनत करेंगी, आपको एक एक चीज समझाएंगी, आपकी एक एक कमजोरियों को दूर करेंगी। और इस 3 महीने की वैकेंसी को, इस 3 महीने के अगर बैच को आपने ज्वाइन कर लिया और हमारी टीम के साथ आपने मेहनत कर लिया, तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप आने वाले समय में उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर ही वापसी करेंगे। सब इंस्पेक्टर के पद पर ही जो है आपका चयन हो जाएगा, 100% यह श्योर है। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। इन सब विषयों के बाद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर लीजिए, अन्यथा आप सीधा 97 93 37 10 24 करके एक नंबर है, उस पर आप कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी भी प्रकार की चीजें न समझ आती हो, इस पर आप व्हाट्सअप करिए। मैं व्यक्तिगत रूप से इस व्हाट्सअप का रिप्लाई करूंगा, देखूंगा, आपकी कमजोरियों को, आपकी शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट www.coaching.in पर जाइए और सर्च कर लीजिए, ठीक है ना। इतने के साथ मैं इस सेशन से विदा लेना चाहूंगा। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।